गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टाइम हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के मोशन का एक्सटर्नल फोर्स के साथ रिलेशन देखा था, स्टार्ट किया था ना। हमने देखा था कि हमेशा मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू होगा मोमेंटम ऑफ सिस्टम। फिर हमने देखा था कि न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग एफ एक्सटर्नल फोर्स नेट एक्सटर्नल फोर्स बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के मोमेंटम ऑफ सिस्टम ना। और सिस्टम की जगह हम यहाँ सेंटर ऑफ मास यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स के वजह से ही मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास चेंज हो सकता है। और अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो वहां पर सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। मोमेंटम कांस्टेंट होगा मतलब उसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगी। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे पड़ा रहेगा, अगर मूव कर रहा होगा किसी वेलोसिटी से तो उससे मूव करता रहेगा ना। लास्ट टाइम हमने ये देखा था, फिर इस पे हम लोगों ने प्रॉब्लम स्टार्ट किया था। तो एक प्रॉब्लम हो पाया था लास्ट टाइम, हमने ये एक प्रॉब्लम किया था कि अगर कोई प्लैंक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है और इस पे चिंटू खड़ा है, ये एल लेंथ का है, चिंटू का मास कुछ स्मॉल एम था, प्लैंक का मास कैपिटल एम था, और ये एल लेंथ है। तो चिंटू अगर इस एंड से इस एंड वॉक करके आता है स्मूथ सरफेस पर तो प्लैंक कितना पीछे चला जाएगा ना। तो प्लैंक का हमें डिस्प्लेसमेंट आया था एम एल ओवर एम प्लस एम। ठीक है, याद है सबको? यहाँ तक हम लोगों ने किया था, फिर रिवीजन करना था सभी को। ठीक है, तो फिर अब हम लोग इस पे और कुछ प्रॉब्लम करते हैं। इसमें देखो हमने कॉन्सेप्ट क्या लगाया था कि सेंटर ऑफ मास शुरू में जब ये खड़ा है और प्लैंक रेस्ट पर है तो शुरू में सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या है? जीरो है ना। और बाहर से हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, फ्रिक्शन नहीं प्रेजेंट है, तो हमेशा सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा। अगर वो रेस्ट में है तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना बोलेंगे? जीरो ना। तो हमने फिर डेल्टा एक्सीएम जीरो है तो उसकी फॉर्मूला निकाला m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2 और उससे सॉल्व किया था ना। अब ऐसे ही और कुछ प्रॉब्लम करते हैं। सपोज एक प्लैंक है जो स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है और इस पे चिंटू और पिंटू दोनों खड़े हैं। इसका मास कुछ मान लीजिए m1 है, इसका मास कुछ m2 है और इसका मास कुछ m3 है। तो अगर चिंटू और पिंटू अपना पोजीशन इंटरचेंज कर ले तो प्लैंक कितना डिस्प्लेस हो जाएगा, हमें ये निकालना है ना। ये सब स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। प्लैंक के अपर सरफेस पे फ्रिक्शन होगा तभी ये वॉक कर पाएंगे ना, बट वो फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स हो जाएगा ना। तो हमें बताना है फाइंड डिस्प्लेसमेंट एक मिनट,
क्या खुल गया ये? and displacement of Planck ट्राई करिए सभी। सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, डेल्टा एक्सियम जीरो करना है। दो है तीन है कितने भी आ जाए सबके लिए सेम फॉर्मूला लगाना है ना। डेल्टा एक्सियम का फॉर्मूला लिखो, वो जीरो करके सॉल्व करो। श्रेयस तूने आंसर बताया क्या? प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। यहाँ पे मास अलग अलग है। चिंटू का मास m1 है, पिंटू का मास m2 है, और प्लैंक का मास m3 है ना। नहीं नहीं, ट्राई करो, जीरो नहीं होगा। आज आपकी 1.5 आवर की 3 क्लास रखी गई है ना। नंबर ऑफ क्लास बढ़ाने थे, इसलिए ड्यूरेशन कम कर दिया गया है कि आय पे थोड़ा स्ट्रेस कम पड़े। नॉर्मल डेज में 4 आवर की क्लास रहती है, आज 4.5 आवर की टोटल क्लास रहेगी। नहीं नहीं नहीं, ये सब मैंने रिवाइज कराया था ना, ये रब कर देता हूँ ना, ये सब लास्ट टाइम का लिखा हुआ है, यहाँ तक का सब रिवीजन है। सर आयु नीचे तो सबका एडिशन ही आना चाहिए, माइनस कैसे आ जा रहा है? सॉल्व किया जाए।
अबे आदित्य 3-4 बार ऐड कर दिया क्या सबको? नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3 का टर्म बनना चाहिए। ये हो सकता है श्रेयस, चेक करना पड़ेगा। ऊपर शायद m1 माइनस m2 होना चाहिए था। इसमें कोई एक को हम बड़ा मान लेते हैं, मान लीजिए m1 इज ग्रेटर देन m2 है ना, कोई एक को बड़ा मान कर हम सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जब ये इधर आएगा चिंटू और पिंटू इधर आएगा, अगर ज्यादा बड़ा मास इधर आ रहा है ना, तो हमें पता है कि डेल्टा एक्सीएम 0 होना है। डेल्टा एक्सीएम बराबर क्या होगा, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 अपॉन में सब मास का सम। हमें पता है डेल्टा एक्सीएम यहाँ पे 0 है, क्योंकि शुरू में सभी खड़े थे, सब रेस्ट पे था, तो वीसीएम 0 था। अब अगर ये चलेंगे भी तो इंटरनल फोर्स की वजह से चलेंगे ना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है ना, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, स्मूथ सरफेस है, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 ही रहेगा, मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता। तो डेल्टा एक्सीएम 0 है। अब देखो ये वाला टर्म तो इधर आके 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 m3 डेल्टा x3 0। अब अगर ज्यादा बड़ा वाला मास इधर आ रहा है, अगर हमने इसके डिस्प्लेसमेंट को मान लो प्लस में लिखा, इधर आने वाले को, तो ये वाला इधर आ रहा होगा, ये माइनस आएगा, लेकिन ये छोटा होगा, तो इसको भी माइनस में होना पड़ेगा, तब दोनों का माइनस मिलके इसको 0 कर पाएंगे। ठीक है, समझो ना। यहाँ पर क्या हो रहा होगा, हाँ कुछ ऐसे ही आना चाहिए, यस जैसा बताया, यस सर आयु, ऐसा ही कुछ होगा ना। तो हम क्या करेंगे, ये मान लेते हैं कि ये जब इधर से इधर आएगा तो प्लैंक पीछे जा रहा है ना। अगर प्लैंक पीछे जाएगा ना, हमने मान लिया कि प्लैंक पीछे चला गया, ये पीछे को कुछ एक्स चला गया ना। तो अगर कोई भी प्लेटफॉर्म पर कोई आगे जा रहा है एल, और वो प्लेटफॉर्म एक्स पीछे खिसक गया, तो नेट वो आगे कितना जा पाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, एल माइनस एक्स ना। तो यहाँ पे हम सबकी वैल्यू लिख लेते हैं पहले। हमें पता है m1 की वैल्यू कैपिटल M1 है, और m1 का डिस्प्लेसमेंट कितना है, l माइनस एक्स। जो इधर को आया वो प्लस में ले रहे हैं ना, राइट वाले को। फिर m2 का मास है कैपिटल M2, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना बोलोगे, ये बताओ कितना होना चाहिए। अगर ये प्लेटफॉर्म पे L जाता है और प्लेटफॉर्म उसी डायरेक्शन में x चला गया, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना गया, L प्लस एक्स। L प्लस एक्स, आप कोई प्लेटफॉर्म पे 10 स्टेप चले और प्लेटफॉर्म भी 2 स्टेप आगे बढ़ गया, तो नेट ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप 12 स्टेप आगे चले जाओगे। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप कोई प्लेटफॉर्म पे 10 स्टेप आगे जाते हो और प्लेटफॉर्म आगे 2 स्टेप गया, तो नेट आगे आप कितने चले जाओगे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, 12 स्टेप। तो डेल्टा x2 की वैल्यू होगा l प्लस एक्स, लेकिन ये डिस्प्लेसमेंट किधर है, निगेटिव डायरेक्शन में है ना, निगेटिव वाले को माइनस में लिखेंगे। फिर m3 प्लेटफॉर्म का मास है m3, और उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, माइनस एक्स। अब इन सब की वैल्यू हम लोग यहाँ पर इस फॉर्मूले में डाल देंगे ना, यहाँ पे इसमें डालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, m1 l माइनस एक्स प्लस m2, ये माइनस में यहाँ पे रहेगा, यहीं पे माइनस कर देता हूँ, माइनस l प्लस एक्स प्लस m3 इंटू माइनस एक्स टू 0। तो अब देखिए ये कितना हो जाएगा, m1 माइनस m2 इंटू एल, ये बराबर आ जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू एक्स। तो इससे x की वैल्यू आ जाएगी m1 माइनस m2 इंटू एल
अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस m3। ठीक है, सबको समझ आया? आयुष, क्वेश्चन समझे नहीं सही से। क्वेश्चन ये है कि जब ये इधर आया और ये इधर आया, उस टाइम पे ये एक्स इधर गया है। दोनों के चलने की वजह से वो एक्स गया है, केवल चिंटू के चलने की वजह से एक्स नहीं गया है। दोनों के चलने की वजह से वो फाइनली इधर को एक्स गया है। हाँ, उसका फाइनल नेट डिस्प्लेसमेंट एक्स माना गया है। ठीक है, तो ऐसे कितने भी पार्टिकल आ जाएं, अगर उनका सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो आप सबके डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिखोगे और जीरो से इक्वेट करके आगे सॉल्व करोगे। नोट कर लो इसको। वो गिवन होगा श्रेयस ना, कोई एक बड़ा है कोई एक छोटा है। अब हम लोग नेक्स्ट इसी टाइप के कुछ और प्रॉब्लम कर रहे हैं। जैसे मान लो एक ऐसा स्मूथ प्लैंक है, प्लैंक नहीं वेज है, और इस पे एक पार्टिकल को यहां से छोड़ा गया। एक पार्टिकल को यहां से छोड़ा गया, पार्टिकल का मास स्मॉल एम है, वेज का मास कैपिटल एम है, और ये सब पूरा स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ था। इसकी बेस लेंथ एल है, तो हमें बताना है कि जब हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे, ये पूरा स्मूथ है, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो जब ये स्लिप करके नीचे पहुंचेगा तब तक ये वेज कितना डिस्प्लेस हो जाएगा। इसको छोड़ेंगे तो ये जब आगे आएगा तो वेज पीछे जाएगा ना, तो हमें वही डिस्प्लेसमेंट निकालना है। हाँ, सब सरफेस स्मूथ है, ऑल सरफेस आर स्मूथ। हाँ, एम एल ओवर एम प्लस एम, सेम वही क्वेश्चन है, बस देने का तरीका चेंज हुआ है। यहाँ पे देखो, हमें ये नीचे आया इससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस हॉरिजॉन्टल वाला देखना है। अगर हम इसका हॉरिजॉन्टल में सोचें
तो हॉरिजेंटल में कोई फोर्स लग रहा है इस पे पूरे सिस्टम पे, पार्टिकल प्लस वेज वाला जो सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम पे हॉरिजेंटल में कोई फोर्स है नहीं है। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा सेंटर ऑफ मास का। वर्टिकल में होगा ना, वर्टिकल में वाईसीएम डेल्टा वाईसीएम आएगा, बट वो हमें निकालना नहीं है, हमें बस डेल्टा एक्ससीएम से काम है। तो हमें पता है यहाँ पर कि डेल्टा एक्ससीएम जीरो है। डेल्टा एक्ससीएम जीरो है तो यहाँ पे क्या आएगा, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू जीरो लगाएंगे ना। ये जब इधर को L आ रहा है तो ये पीछे को x खिसक गया, तो ये हॉरिजेंटल में L आगे गया, लेकिन ये पीछे को x गया, तो नेट ये कितना आगे जाएगा, जिस प्लेटफॉर्म पे ये L आगे गया वो प्लेटफॉर्म पीछे x खिसक गया, तो नेट आगे कितना जा पाएगा ये पार्टिकल, L माइनस एक्स। केवल हॉरिजेंटल वाला सोचना है ना, वर्टिकल नहीं ना। हमारा m1 पार्टिकल को ले लेते हैं, उसका मास m है और उसका डिस्प्लेसमेंट है L माइनस एक्स। वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है ना, इसलिए इसको प्लस में लिखा है। m2 की जगह वेज का मास लेंगे और उसका डिस्प्लेसमेंट है पीछे को, इसलिए माइनस एक्स। अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, m1 x1 डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 इक्वल टू जीरो। तो x की वैल्यू आ जाएगी ठीक है, सभी को समझ आया। तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता भावेश ना, अगर यहाँ पर फ्रिक्शन होता भी तो भी वो फ्रिक्शन क्या होता है, इंटरनल फोर्स होता ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सिद्धेश मैं हॉरिजेंटल बोल रहा हूँ, हॉरिजेंटल मतलब क्या होता है, ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। हॉरिजेंटल मतलब एक्स डायरेक्शन का सब कुछ हम देख रहे हैं ना, वाई डायरेक्शन का नहीं देख रहे हैं। तो ये इधर से इधर आएगा, तो हॉरिजेंटल में कितना आगे जाएगा, हॉरिजेंटल मतलब ऐसे देखेगा या ऐसे देखेगा, एक्स डायरेक्शन में ना। एक्स डायरेक्शन में वो कितना आगे गया, एल, और प्लेटफॉर्म पीछे गया एक्स, तो नेट आगे कितना जाएगा वो, एल माइनस एक्स जा पाएगा ना आगे। ये ध्यान रखो ना, कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप आगे 10 स्टेप गए और प्लेटफॉर्म पीछे 2 स्टेप गया, तो नेट आप आगे कितना गए ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, 8 स्टेप। एल माइनस एक्स कर देना है, केवल एक्स वाला समझो, देखो ना वाई वाला नहीं। आप लगे तो आप ऐसे डायग्राम बना के भी समझ सकते हो। पहले वेज ऐसे था, पार्टिकल यहाँ से आ रहा है, फिर बाद में वेज पीछे आ गया, वेज पीछे एक्स गया, पार्टिकल यहाँ आ गया, ये गैप हमारा एल है, ये एक्स है। तो पार्टिकल दिख रहा है कितना आगे गया, पार्टिकल पहले इस लाइन के नीचे था, सामने था, अब इस लाइन के आ गया, ये पूरा एल है, ये एक्स है, तो पार्टिकल आगे कितना गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। सपोज हमने दो ब्लॉक लिए और उनको
एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया और स्प्रिंग को कंप्रेस करके नहीं, इसमें इस पार्टिकल का मास, इस ब्लॉक का मास m1 है, इसका m2 है, इनको स्मूथ सरफेस पे रखा है, एक स्प्रिंग से कनेक्ट किया और स्प्रिंग को इनिशियली कंप्रेस कर रखा है, x नॉट मान लो इसमें कंप्रेशन है, इनिशियल कंप्रेशन। अब अगर मैं स्प्रिंग को कंप्रेस करके ऐसे दोनों ब्लॉक को अभी पकड़ रखा है मैंने ना, और जब छोड़ दूंगा अगर मैं दोनों ब्लॉक को, तो दोनों क्या होंगे, बाहर को भागेंगे ना, इनिशियली ये कंप्रेस्ड है स्प्रिंग। तो हमें बताना है कि जब ये इधर को भागेगा और ये इधर भागेगा और स्प्रिंग जब अपने नेचुरल लेंथ की हो जाएगी, उस टाइम तक कितना दोनों का डिस्प्लेसमेंट हो चुका होगा। है, ये जब इधर भागेंगे और ये इधर भागेगा, जब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ में आएगी, तो ऐसा नहीं है कि इनकी जो स्पीड होगी वो जीरो हो जाएगी, स्पीड भी रहेगी ना। तो हम वो भी निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी निकालते हैं और ये भी निकालते हैं, स्पीड ऑफ बोथ ब्लॉक। क्या स्पीड वाला पार्ट बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे ना, अभी पहले आप बस डिस्प्लेसमेंट पे फोकस करो, अगला क्वेश्चन में स्पीड देखेंगे। पहले डिस्प्लेसमेंट देखो सभी। देखो यहाँ पर शुरू में अगर मान लेते हैं कि L जो है उसकी नेचुरल लेंथ है, सरायु, जब हम लोग फर्स्ट का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो m2 आएगा, सेकेंड का देखेंगे तो m1 आएगा ऊपर, बाकी सही है। L यहाँ नहीं है, x नॉट है, कंप्रेशन है। L मान लेते हैं नेचुरल लेंथ है, तो शुरू में जब हमने इसको कंप्रेस करके रखा हुआ है, शुरू में कंप्रेस करके जब रखा हुआ है, तो इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो रही होगी, इनके बीच की डिस्टेंस L माइनस एक्स नॉट होगी ना, क्योंकि वो कंप्रेस्ड है। L लेंथ थी लेकिन कंप्रेस होकर के एक्स नॉट कंप्रेस किया हुआ है।
फिर जब हम छोड़ेंगे तो ये इधर भागेगा, ये इधर भागेगा ना, कंप्रेस है तो बाहर को फोर्स लगेगा ना। और जब ये अपने नेचुरल लेंथ में पहुंच रहा होगा तब तक स्पीड भी आ चुकी होगी दोनों ब्लॉक में और डिस्प्लेसमेंट भी हो चुका होगा। हमने मान लिया कि ये इधर को x1 गया और ये इधर को x2 गया। और अब ये अपने नेचुरल लेंथ में आ गया। तो हम x1, x2 और x0 में क्या रिलेशन बोल सकते हैं? x1, x2 और x0 में कोई रिलेशन है क्या यहाँ पर? हाँ, x1 प्लस x2 समझो ना, इसको वापस x1 लाओ, इसको वापस x2 लाओ, तो स्प्रिंग को कितना दबाया आपने? x1 प्लस x2, तो वही हमारा कंप्रेशन है ना। तो हम बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर x1 प्लस x2 x0 है। फिर देखो यहाँ पे शुरू में जो हमने दोनों को पकड़ा हुआ था तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, फिर मैंने छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद क्या बाहर से कोई फोर्स लगेगा? छोड़ने के बाद बाहर से कोई फोर्स लगेगा नहीं। तो अगर छोड़ने वाले इंस्टेंट पे VCM 0 है तो बाद में भी VCM 0 रहेगा। हॉरिजॉन्टल की बात हो रही है, ध्यान रखना है ना, वर्टिकल की नहीं, हॉरिजॉन्टल की ना। तो हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं है, तो यहाँ पे भी डेल्टा एक्सियम क्या रहेगा? हमेशा 0। मतलब हम बोल सकते हैं m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू 0 होगा ना। तो हम बोल सकते हैं m1 x1 देखो इधर गया है ना, तो इसलिए इसको माइनस x1 लिख रहे हैं। और यहाँ तो सब ग्राउंड पे ही चल रहे हैं ना, ग्राउंड पे चल रहे हैं, तो इस टाइम पर वो l माइनस एक्स वो सब करने की जरूरत नहीं है ना। और m2 x2 प्लस x2 लिखेंगे क्योंकि वो राइट में गया है। तो इसका मतलब आया हमारा m1 x1 बराबर आ जाएगा m2 x2। तो x1 बाई x2 आ गया m2 बाई m1। तो हमें देखो x1 x2 में दो रिलेशन हमारे पास है ना। x1 x2 में दोनों का सम पता है, रेशियो पता है, तो अलग अलग निकाल लोगे। x1 की वैल्यू x2 के टर्म में निकालो यहाँ पे और रख दो तो आ जाएगा। तो x1 आ जाएगा। आप डायरेक्ट देखो कैसे लिख सकते हो, x1 लिखना है तो x1 के सामने का रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू x1 x2 का सम ना x0। ये लिखना कई बार बताया हुआ है पहले भी ना। ऐसे करके हम बता सकते हैं दोनों कितना कितना चले हुए हैं। ठीक है, सबको समझ आया? कुछ भी भावेश, कई बार बताया मैंने। तेरी तबीयत सही होगी, तू बीमार चल रहा था ना। और एक महीना भाई सभी बचा के रखो, देखो वैक्सीन आ जानी चाहिए मोस्ट प्रॉब्ली। मेरे हिसाब से जनवरी स्टार्टिंग से शायद खुल जाना चाहिए ऑफलाइन। हाँ रजत, सब तक पहुंचने के लिए 2 साल लगेंगे, बट अपने तक पहुंचने के लिए इतना नहीं लगेगा। बोर्ड्स का एक्चुअल में अभी शुरू नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो आपको हमारे जो जेई के लेक्चर लग रहे हैं उनके साथ ही लगाना पड़ेगा। उतना कर पाओगे अटेंड आप लोग? आए पे बहुत स्ट्रेस आएगा। हाँ, बोर्ड का पोर्शन तो थोड़ा कम रहता है, इतना नहीं रहता है।
थ्योरी थ्योरी रहती है, जो आपने जेई में सीख लिया वो सब बोर्ड में आपको काम आ जाएगा, और मेनली सीखोगे तो आप जेई में ही। बोर्ड में तो बस लिखने का तरीका थोड़ा आपको देखना रहता है। तो 11th में तो वैसे भी आपको कोई बोर्ड का एग्जाम देना नहीं है, 12th में ही बोर्ड देना रहेगा। एक्स्ट्रा नहीं होता है, कम ही होता है उसमें। लेक्चर तो हम लोग लगा दें, लेकिन वही है, तुम लोग कर पाओगे डेली 4 घंटे जेई का, फिर एक्स्ट्रा बोर्ड का? जेई तो नहीं हटेगा, जेई का तो लगेगा ही उतना। बस लिखने का आपको प्रैक्टिस करना है, जो काइनेमेटिक्स आपने फिजिक्स में सीख लिया बोर्ड में, उससे कम ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। जैसे ही ऑफलाइन खुलेगा तभी बोर्ड लगा देंगे ना। और 11th का एग्जाम वगैरह सब में उतना जरूरत नहीं होती, 12th के बोर्ड के टाइम ही जरूरत पड़ेगी। हो गया नोट ये? अब नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं, इनकी स्पीड निकालना ना, ये किस स्पीड से जा रहे होंगे। ये जब इधर, जब यहाँ से छोड़ोगे तेजी से भागेगा इधर को ना, ये इधर को भागेगा ना। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है कि नेचुरल लेंथ तक ही जाएंगे, ये ना आगे तक निकल जाएंगे। तो यहाँ पे हमें स्पीड भी पूछी जा सकती है ना। तो अब अगला प्रॉब्लम हम लोग कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एक स्प्रिंग को दो ब्लॉक के बीच में कंप्रेस करके छोड़ दे रहे हैं। इनिशियल कंप्रेशन x नॉट है, m1 m2, x नॉट इनिशियल कंप्रेशन है। तो अब इसमें स्प्रिंग कांस्टेंट k है, तो हमें बताना है फाइंड स्पीड ऑफ बोथ ब्लॉक when spring will attain its natural length। चेक करते हैं श्रेयस, अभी मेरे हिसाब से गड़बड़ लग रहा है। शुरू में सब रेस्ट पे था, आपने इसको दोनों साइड से पकड़ रखा है और दबाया हुआ है x नॉट, फिर छोड़ दिया तो ये इधर भागा, ये इधर भागा। तो जैसे नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग आएगी उस टाइम पे क्या क्या स्पीड आ जाएगी वो निकालना है। मैंने देखो शुरू में काइनेमेटिक्स में के टाइम में, स्टार्टिंग में जब लाइव क्लास शुरू हुई थी, तो फर्स्ट क्लास में पढ़ने का तरीका बताया था। तो अब तक कई सारे लोग भूलने लग गए होंगे, वो एक बार रिवाइज करो मैंने क्या क्या बताया था, कैसे पढ़ना है।
मैंने देखो क्या क्या बोला हुआ था कि डेली आप जो भी पढ़ाया जाएगा उसको पहले तो रिवाइज करोगे, रिवीजन में जो भी थ्योरी वाला पार्ट होगा उसको फिर से रीड करोगे, जो भी डेरिवेशंस होंगे और जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे उनको बिना देखे हुए खुद से सॉल्व करोगे। जब नहीं आएगा तब फिर से एक बार देखो और सॉल्व करो ना। एक बार जब बिना देखे ये सॉल्व कर लो, डेराइव कर लो, तभी आप मानोगे कि आपको आ गया है ना। उसके बाद फिर आपको होमवर्क करना है, डेली 8 आवर आपको सोना है अच्छे से, और 1 आवर डेली आपको कुछ फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, लाइक वॉकिंग हो गया, साइकिलिंग हो गई, बैडमिंटन खेल लो, कोई भी ऐसा गेम जिसमें चोट नहीं लगे ना। 1 आवर डेली, इतनी चीजें आपको डेली फॉलो करनी है ना। अगर आप डेली इतनी चीजें फॉलो करोगे तभी अच्छा रिजल्ट आएगा ना। अगर आप डेली बस आपको क्लास अटेंड किया और जाके डायरेक्ट होमवर्क करोगे तो आपको क्वेश्चन आएंगे नहीं ना, बार बार अटकोगे आप क्वेश्चन में। अच्छे से आप कर पाओ इसके लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। याद है सभी को ये सब चीजें फॉलो हो रही हैं? नहीं सुन, 1 मिनट। सरायू का सही लग रहा है, एक बार चेक करते हैं अभी। देखो हम लोग यहाँ पे क्या क्या करेंगे, जब ये कुछ यहाँ पहुंचेगा और ये कुछ यहाँ पहुंचेगा तब तक इसकी स्पीड इधर को कुछ v1 हो चुकी होगी और इसकी स्पीड इधर को v2 हो चुकी होगी। अब अगर आप इसको ऐसे सोचोगे m1 v1, v1 यहाँ पे माइनस में डालेंगे ना, पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू VCM। तो यहाँ VCM तो जीरो है ना, शुरू में रेस्ट पे है तो हमेशा रेस्ट पे रहेगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर जीरो आएगा। अब इनकी वैल्यू डाल देंगे, v1 इधर को है ना तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, और इसको क्या लिखेंगे, m2 प्लस v2। तो ये आ जाएगा m1 v1 बराबर m2 v2। ये चीज देखो हम लोग मोमेंटम कंजर्वेशन से भी निकाल सकते थे। इनिशियल मोमेंटम जीरो है सिस्टम का, फाइनल मोमेंटम भी जीरो होना चाहिए, तो उससे भी यही चीज आ जाती। यहां तक सबको क्लियर है? अब देखो यहां पर ये दोनों का जो मोमेंटम है उसको कुछ हम लोग p मान लेते हैं ना। इसका मोमेंटम कुछ है m2v2, इसका m1v1, तो उसको हम p लिख सकते हैं। अब इसकी पहले वाले की काइनेटिक एनर्जी क्या बोलोगे मोमेंटम के टर्म में, p² बाई 2m1 बोलोगे, और दूसरे का p² बाई 2m2। तो अगर हम उनका रेशियो देखें तो काइनेटिक एनर्जी किस रेशियो में आएगी, उनके मास के इनवर्स रेशियो में ना, p तो कट जाएगा। ये समझ आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी उनके मास के इनवर्स रेशियो में आएगी। और ये काइनेटिक एनर्जी आएगी कितनी, जो भी यहाँ काइनेटिक एनर्जी दोनों को मिल रही है वो कहाँ से आई है, जो स्प्रिंग कंप्रेस थी तो कंप्रेस होने की वजह से जो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर थी, वो पोटेंशियल एनर्जी ना यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। हाँ, तो स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का लॉस बराबर होगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का लॉस बराबर होगा गेन इन काइनेटिक, तो k1 प्लस k2, ये जो गेन हुआ है ये बराबर होगा हाफ kx0 स्क्वायर, जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ है। अब आपको देखो k1 k2 का सम पता है, रेशियो पता है, तो
K1 की वैल्यू क्या लिखोगे? आप यहाँ से या तो K2 इधर ले आओ, K1 की वैल्यू आ जाएगी K2 के टर्म में, यहाँ डाल दो, या फिर आप डायरेक्ट लिख दो। K1 डायरेक्ट लिखोगे तो K1 के सामने का रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो इनटू इन दोनों का सम ना, K1 K2 का सम, वो कितना है? हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी आ गई ना, काइनेटिक एनर्जी आ गई तो आपको स्पीड निकालना है, तो आप लिख दोगे हाफ m1v1 बराबर ये पूरा टर्म। तो इससे v1 की वैल्यू फिर आप निकाल सकते हो, K1 K2 आ जाएगा तो v1 आ जाएगा ना, हाफ दोनों साइड से कट जाएगा, m1 नीचे आ जाएगा। सेम वे में K2 लिख सकते हो, K2 कितना हो जाएगा? K2 के सामने का रेशियो, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी तो आगे तो हो ही जाएगा ना। आदित्य एक्सेलरेशन निकाल के यहाँ नहीं सोचोगे, क्योंकि एक्सेलरेशन लगातार चेंज हो रहा है ना, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, तो वो सोचना इतना आसान नहीं होगा ना। करने को तो कर सकते हैं बट वो बहुत सोचने का काम है। फिर कांस्टेंट होता तो इजी पड़ता ना, वेरिएबल है एक्सेलरेशन। जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है इनके बीच का कंप्रेशन, वैसे वैसे फोर्स चेंज हो रहा है दोनों पर। समझ आया सभी को? K2 आ जाएगा तो आप स्पीड निकाल सकते हो ना। कांस्टेंट लेकर तूने किया तो कई बार गलती से 2 बार माइनस आते हैं और वो प्लस हो जाता है, तो हमें लगता है कि हमने सही किया है। माइनस मतलब एरर, प्लस मतलब सही। सेम तो कहाँ ही आया सोनाली, तेरा कहाँ सेम आया? देख ये तेरा तो ऊपर 2 आया था, यहाँ का 2 ये इससे कट जाएगा हाफ से। अबे तुम लोग को ये नहीं पता काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है? अगर मुझे इसका मोमेंटम पता है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखूंगा? p²/2m। अपन ने ये देखा है ना, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। m से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ऊपर हो जाएगा हाफ m×v² m×v को क्या बोलोगे? मोमेंटम। हाँ श्रेयस करो अनम्यूट। सर वो उसमें हम डायरेक्टली वर्क पावर एनर्जी नहीं लगा सकते थे इसमें? वर्क पावर एनर्जी लगा सकते हो, ये वाला पार्ट देखो वर्क पावर एनर्जी का था, यहाँ वाला पार्ट, और हाँ ये सर, वाला मतलब पार्ट सेंटर ऑफ मास का था। तो इस चैप्टर में दोनों का यूज हुआ इस प्रॉब्लम में। नहीं केवल सर, वर्क मतलब पावर से तो आप इतना ही कर पाओगे ना, एनर्जी का यूज करके। ये भी तो लिखना है कि दोनों का मोमेंटम सेम है, तब ना आगे सॉल्व होगा, ये पी सेम होगा तब ना हो पाएगा रेशियो वगैरह। हाँ। नहीं सर, बट अगर हमने ऐसा कंसिडर किया कि स्प्रिंग ने दोनों पे इक्वली फोर्स लगाया दोनों साइड में, तो फिर फोर्स तो इक्वल लगाएगा स्प्रिंग हमेशा, क्योंकि स्प्रिंग में टेंशन तो सेम ही होगा ना, लेकिन दोनों का मास अलग अलग है, तो दोनों तो का सर, डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। तो दोनों के लिए अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लिखा है तो उससे भी आना चाहिए ना। एनर्जी कंजर्वेशन से आप लिखोगे तो आप इतने ही पहुंच पाओगे, आप लिख के देखो ना। आपको इस चीज की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी कि दोनों का जो भी इधर को डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो उसमें क्या रिलेशन है, या फिर जो मोमेंटम है उसमें क्या रिलेशन है। लिख के करो तो आपको समझ आएगा कि जरूरत पड़ रही है इस चीज की। सर पर अगर अगर इसकी हमने नहीं पड़ेगी तो आपको m1x1 और m2x2 जो दूसरा रिलेशन था उसकी पड़ेगी, एक की तो पड़ेगी पड़ेगी, इनमें से कोई एक की। बट अगर हमने एक एक ब्लॉक को कंसिडर किया और फिर स्प्रिंग को भी कंसिडर किया तो उससे भी आना चाहिए ना। हाँ तो आएगा ना, मैंने कहा नहीं बोला नहीं आएगा, आएगा। लेकिन तुझे अब जैसे ये कितना डिस्प्लेस हुआ, ये x1 गया इधर, तो स्प्रिंग का तू इस पे फोर्स वर्क निकालेगा हाँ, ना, तो तो वो वो फोर्स लगातार वेरिएबल है नहीं हाँ। सर, अगर हमने देखा कि हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, तो उससे क्यों नहीं आया?
अरे वही तो समझा रहा हूँ भाई। देख तूने यही तो लिखा कि हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर बराबर दोनों की काइनेटिक एनर्जी, इतनी लिख दी। अब इसकी इसमें V1 आएगा, इसमें V2 आएगा ना, इतना हाँ तो हाँ लिख ही दिया है समझा। ना। अब V1 V2 में क्या रिलेशन वो भी तो चाहिए। V1 V2 दो अननोन है ना, तो ये एक इक्वेशन तू वहां से लिख दिया है, दूसरी इक्वेशन कहाँ से आएगी। हाँ हाँ हाँ, समझा सर। कल्पेश एम्प्टी ब्रैकेट में जो ये पूरा टर्म है ये सारा है, ये पूरा टर्म ऊपर का। जो V1 की वैल्यू आएगी ये पूरा ऊपर वाला टर्म यहाँ रख दो और सॉल्व कर लो। सिद्धेश ये देख लिखा हुआ है ये सामने, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, इसको सॉल्व करना है ना। अब ये मैं सॉल्व नहीं कर सकता, इतना अगर नहीं सॉल्व करेगा तो कहाँ तू जेई वेई के सपने देखेगा। यहाँ ब्रैकेट में ये जो यहाँ का पूरा ये टर्म लिखा हुआ है राइट साइड का, ये पूरा टर्म यहाँ लिखना है ना। ठीक है आगे चलें। सभी को समझ आया, एक तो मोमेंटम दोनों का इक्वल इक्वल हुआ, और काइनेटिक एनर्जी उनके मास के इनवर्स रेशियो में आई। तो हमने फिर टोटल काइनेटिक एनर्जी देखा कितना है मोमेंट, और उसका रेशियो देखा कितना है, और उसको सॉल्व कर लिया। ये दो इक्वेशन अपने पास आ गए थे, इनको सॉल्व करना था। एक तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो और उसका सम। रेशियो हमने निकाला सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से, और सम निकाला एनर्जी कंजर्वेशन वर्क पावर से। ठीक है, किसी को कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है, कैलकुलेशन में नहीं, कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है। ठीक है, तो ऐसे ही और एक प्रॉब्लम ट्राई करो। ये जो अभी हमने पीछे प्रॉब्लम किया था, वेज की ये हाइट दी हुई है, यहाँ से एक पार्टिकल को छोड़ा गया, इसका मास m है, इसका मास कैपिटल M है, ये स्मूथ है सारे सरफेस। तो जब हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो फाइनली ये इधर को कुछ v स्पीड से जाएगा, ये पीछे कुछ ये मान लो V1 से गया, ये V2 से गया। तो हमें दोनों की फाइनल स्पीड बतानी है, जब ये पार्टिकल नीचे ग्राउंड पे आ जाएगा तब दोनों की स्पीड बतानी है। करो सभी ट्राई। इनिशियली सब कोई रेस्ट पे था, अपने पार्टिकल को यहाँ पकड़ रखा है, फिर छोड़ दिया, तो ये नीचे गिरेगा, ये इधर भागेगा।
सब कुछ सेम है यहाँ पे, जैसे लास्ट वाला प्रॉब्लम था सब कुछ सेम है। बस जहाँ पे लास्ट टाइम k1 प्लस k2 बराबर था हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, पिछली बार स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होकर के काइनेटिक एनर्जी आ रही थी, इस बार ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होकर के दोनों को काइनेटिक मिलेगी। बाकी सब कुछ सेम है यहाँ पे भी। जब ये नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, जब ये नीचे आ जाएगा तो अब ये मान लो इधर को V1 से जा रहा है ग्राउंड पे और ये इधर को V2 से जा रहा है, तो फिर आप लिख सकते हो ना, ये मान लो m1 है और ये m2 है। शुरू में मोमेंटम जीरो था, शुरू में VCM जीरो है, तो VCM जीरो कब हो पाएगा, फिर से जब m1 V1 प्लस m2 V2 बराबर ना अपॉन m1 प्लस m2 इक्वल टू VCM, वो जीरो कर दिया है ना। इसको हम लोग फर्स्ट पार्टिकल ले रहे हैं, इसको सेकेंड पार्टिकल ले रहे हैं, तो यहाँ पे m1 हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी को प्लस V1 क्योंकि राइट में जा रहा है, m2 कैपिटल M और उसकी वेलोसिटी माइनस V2। तो दोनों का मोमेंटम सेम है। अगर दोनों का मोमेंटम सेम है तो उसको कुछ p लिख सकते हैं, तो उससे उनकी काइनेटिक एनर्जी का रेशियो आ जाएगा, p²/2m1 m2 लिखेंगे और रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये समझ आ रहा है। यहाँ के बाद अगला स्टेप मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ जैसे लास्ट टाइम किया था, k1/k2 बराबर आएगा m2/m1, m2 कितना है कैपिटल M और ये कितना है स्मॉल m, और k1 k2 का सम कितना आएगा, ये एक इक्वेशन हो गई है ना, ये हमने यहाँ से निकाला सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से। फिर एनर्जी कंजर्वेशन से दोनों को जो ये काइनेटिक एनर्जी मिली है वो कहाँ से आई है, इसके नीचे आने की वजह से आई है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के लॉस की वजह से, तो ये mgh। अब k1 k2 का सम पता है, रेशियो पता है, तो अलग अलग आ जाएगा, k1 की वैल्यू आ जाएगी k1 के सामने का रेशियो ओवर सम ऑफ रेशियो इनटू k1 k2 का सम, सेम वे में k2 आ जाएगा अब अगर k1 k2 काइनेटिक एनर्जी पता है, मास पता है, तो आप स्पीड बता सकते हो। सिद्धेश यार, तूने वही लग रहा है श्रेयस का कॉपी पेस्ट कर दिया, श्रेयस ने गलत बताया था, सेम तूने भी गलत बता दिया। सेम गलती कैसे कर रहे हैं दोनों। अब तो देख सब सामने लिखा हुआ है, इसको क्या लिखेगा, k1 को क्या लिखेगा, हाफ m v1 स्क्वायर, m कटेगा ना, ऊपर कैपिटल M तो बचेगा ना, कैपिटल M देख नहीं आया है, और इसके लिए क्या लिखेगा, हाफ कैपिटल M v2 स्क्वायर, तो यहाँ से v2 की वैल्यू आ जाएगी। सबको अच्छे से चमका मैं क्या बोल रहा हूँ। एक तो हमारा यहाँ पे m1v1 बराबर आ रहा है m2v2, श्रेयस देखो यहाँ पर अगर ये वेज रुका रहता, अगर ये वेज रुका रहता तो इसकी जितनी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होता सब पार्टिकल को मिलता, लेकिन यहाँ पे ये वेज चल रहा है ना, वेज जब चल रहा है तो दोनों को मिल रहा है। इसको एनर्जी कहाँ से आएगी, अगर ये सारी एनर्जी इसमें चली जाएगी ग्रेविटेशनल वाली, तो इसके पास कहाँ से आएगी। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जब वो कोई टाइम पे मान लो बीच में अभी यहाँ आया हुआ है, तो इसके ये दोनों एक दूसरे पे नॉर्मल लगा रहे हैं, तो इस पे एक नॉर्मल लग रहा होगा, तो नॉर्मल का इधर कंपोनेंट इस पे इधर को डिस्प्लेस कर रहा है, तो मतलब पार्टिकल जो है अपनी कुछ एनर्जी इसको दे रहा है डिस्प्लेस करा करके, सारी एनर्जी अपने पास नहीं रख रहा है, पार्टिकल ने वर्क कर रहा है ना वेज पर।
ठीक है, ये नोट हो गया, अगले पेज पे चलें। सलोनी, अब नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा डिस्कस, या तो फिर मुझे व्हाट्सएप पे भेज दो, मैं उसमें बता देता हूँ ना, वॉइस मैसेज डाल दूंगा। अगर कोई स्टेप में डाउट है तो वो पूछ लो, वो वॉइस मैसेज से बता दूंगा। अगर कुछ और ज्यादा डाउट है तो सॉल्व करके बताता हूँ। इसी क्वेश्चन को देखो, पूछने का एक ऐसा भी तरीका रहता है, सपोज ये आर रेडियस का ऐसा सर्कुलर वेज है ना, यहाँ पे ये खाली जगह है ना, ये पूरा मास है यहाँ पर ना, ये वाला खाली जगह है यहाँ पर, और यहाँ पे हमने एक पार्टिकल को, जिसका एक बॉल लिया जिसका रेडियस स्मॉल आ रहा है ना, इसका रेडियस स्मॉल आ रहा है, बॉल का मास स्मॉल एम है, इसका मास कैपिटल एम है, और ये सारा स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है ना। अब अगर मैं इसको यहाँ से छोड़ दूं तो ये स्लिप होके नीचे आएगा, ये जब नीचे आएगा तो ये इधर भागेगा ना, सारे सरफेस स्मूथ हैं। तो जब ये नीचे पहुंचेगा तब दोनों की क्या क्या स्पीड हो चुकी होगी ये निकालना है ना। ये मान लो पॉइंट ए है और ये पॉइंट नीचे वाला बी है, तो जब बॉल पॉइंट ए से पॉइंट बी पे आ जाएगा तब हमें स्पीड बतानी है दोनों की। बॉल का रेडियस स्मॉल आ रहा है और इसका रेडियस कैपिटल आ रहा है। आर माइनस आर सर आयु, एच इज आर माइनस आर। ठीक है, सब सेम है, बस एच चेंज हुआ है ना, बाकी कुछ भी क्वेश्चन में चेंज नहीं है। हम लोग मान लेते हैं कि जब ये नीचे आएगा
तो ये इधर को कुछ v1 स्पीड से जा रहा है और ये इधर को v2 स्पीड से जा रहा है ना। तो अब देख लो इसका सेंटर कितना नीचे आया, पहले इसका सेंटर इस लेवल पे था बॉल का ना, और अब कितना नीचे आया, ये पूरी डिस्टेंस यहां से यहां तक कैपिटल आर है, तो हमें बस इतना ही चाहिए ना, तो ये स्मॉल आर कम करना पड़ेगा, तो वो नीचे कितना आ गया है। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, एम जी आर माइनस आर ना, और ये बराबर होगा गेन इन काइनेटिक, K1 प्लस K2 का सम बराबर होगा एम जी एच ना, इसके नीचे आने की वजह से लॉस हो रहा है, बॉल के नीचे आने की वजह से, और एच कितना लेना है, आर माइनस आर। फिर बाकी मोमेंटम वैसे लिखोगे तो आपका ये आ जाएगा m इंटू वी वन और आ जाएगा m इंटू वी टू। तो फिर से आप वैसे ही निकालोगे तो काइनेटिक एनर्जी मास के इनवर्स रेशियो में आ जाएंगे। ये वाला पार्ट वही सेम है ना जो पीछे किया हुआ है, मैं पूरा लिखा नहीं ना इस बार, बस h चेंज हुआ है और कुछ भी चेंज नहीं हुआ है क्वेश्चन में। K1 K2 का सम पता है, रेशियो पता है, दो इक्वेशन है, इनको सॉल्व कर लेंगे ना। मैंने बस इसलिए करा दिया कि पूछने का ये वेज वेज देख के घबरा ना जाओ, इसलिए करा दिया कि सेम ही चीज होती है, बस डायग्राम थोड़ा अलग सा दिखता है। ठीक है, अब आगे कर लोगे K1 K2। सोनाली अनम्यूट करो भाई, सोनाली अब कुछ हम लोग को नया कॉन्सेप्ट बताने वाली है, बताओ भाई सोनाली क्या बोलना चाह रहे हो। हाँ सर। हाँ बता। सर वो नीचे उसको mg तो लग रहा है ना वर्टिकल में। वेरी गुड, mg भी लग रहा है, नॉर्मल भी लग रहा है, तो क्या किया जाए, बोलना क्या चाह रही है तू। सो तो f एक्सटर्नल 0 नहीं है ना, तो हम वो m1v1 इज इक्वल टू m2v2 कैसे लिख सकते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन। देख, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस, हम अभी लिख रहे हैं एक्स एक्सिस के लिए, और mg जो लगता है वो लगता है वाई एक्सिस पे, है कि नहीं। तो वाई एक्सिस में ये किधर जा रहा है, एक्स एक्सिस में जा रहा है v1 v2 या वाई एक्सिस में जा रहा है। सोनाली बता जल्दी जल्दी। सोनाली अरे अनम्यूट करना भाई, क्या कर रही है। हाँ सर। तेरी आवाज तो एकदम वज्रानी की तरह ही है, सिस्टर सिस्टर एकदम सेम ही आवाज है। x में जा रहा है सर। हाँ ये एक्स में जा रहा है, तो एक्स में लगा सकते कि नहीं लगा सकते, क्या बोल रही है। हाँ हाँ सर लगा सकते हैं। वेरी गुड। ठीक है बच्चों, कोई को देखो ऐसा कॉन्सेप्चुअल डाउट है तो वो पूछ लो ना, कैलकुलेशन वाले डाउट मत पूछो। करें आगे सॉल्व अब नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखो यहां पर चिंटू अपना जो वॉक करके जा रहा था प्लैंक पे, फिर से वॉक कराएंगे इसको, लेकिन इस बार हम स्पीड पे फोकस करेंगे कि स्पीड क्या है। ये चिंटू प्लैंक पे खड़ा है, चिंटू का मास स्मॉल एम है, प्लैंक का मास कैपिटल एम है। अगर ये चिंटू प्लैंक पे यू स्पीड से चलने लग जाए विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, तो प्लैंक कितनी स्पीड से पीछे चलेगा ये निकालना है। ये प्लैंक स्मूथ ग्राउंड पे रखा हुआ है। क्वेश्चन है इफ, शुरू में चिंटू रुका हुआ था प्लैंक पे, प्लैंक ग्राउंड पे रेस्ट पे रखा है। इफ चिंटू स्टार्ट्स वॉकिंग with speed
u with respect to Planck, then find speed of Planck with respect to ground. क्वेश्चन सबको क्लियर है? चिंटू अगर प्लैंक पे चलेगा तो प्लैंक कितनी स्पीड से चलेगा ये निकालना है. हाँ, mu ओवर m प्लस m. भावेश, ये सब करने से एग्जाम में हमें नंबर मिलेंगे, आईआईटी वाले कॉलेज में एडमिशन मिलेगा. बाकी कुछ अगर तेरा इंटरेस्ट हुआ रिसर्च वगैरह में तो तू कुछ दुनिया के लिए भला भी कर सकता है, कुछ अच्छा कर सकता है. बाकी डेली लाइफ में तो नहीं भी करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है. कोई नहीं पूछेगा कि चिंटू के चलने से प्लैंक किधर गया. तो भावेश देख ले अपना टारगेट क्या है, एग्जाम में नंबर लाना है या नहीं लाना है. अपनी पढ़ाई इंडियन वाली सब नंबर लाने पे ही फोकस रहती है. जब ये वॉक कर रहा है रजत, ये यू स्पीड से जब वॉक कर रहा है उस इंस्टेंट पे ही निकालनी है. अबे भावेश, अभी आज रात को सोचेगा तो 6 महीने से एडमिशन लेके क्या कर रहा है तू. शुरू में देखो ये रेस्ट पे है, फिर ये चलने लग गया ना. शुरू में सब कुछ रेस्ट पे, फिर ये चलने लग गया यू स्पीड से विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक. अच्छा, वो भी रात में सोच के ही भावेश ने स्टार्ट किया था. वेरी गुड भावेश, गुड आंसर. भावेश अपन को जब ऑफलाइन क्लास होगी तो क्लास में बोर नहीं होने देगा. तो देखो बच्चों, ये जब यू स्पीड से वॉक करने लग गया तो ये पीछे खिसकने लगेगा ना. जैसे ही ये वॉक करेगा, जैसे ये चलेगा तुरंत ये भी चलेगा ना, क्योंकि वीसीएम हमेशा 0 है. वीसीएम 0 है तो अगर एक चलेगा तो उसी इंस्टेंट पे दूसरे को भी चलना पड़ेगा. है कि नहीं, ये बात समझ आ रही है? एक चलेगा तो तुरंत दूसरा भी चलेगा. तो अगर मान लो ये यू स्पीड से इधर चलना शुरू करता है विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ये प्लैंक के रिस्पेक्ट में है ना, वीसीएम तो 0 ही रहेगा, ये बात सबको क्लियर है ना. स्मूथ सरफेस था, शुरू में सब कुछ रेस्ट पे है तो वीसीएम 0 है. वीसीएम 0 है मतलब m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर 0 आएगा ना, अपॉन m1 प्लस m2, वो इधर आकर के 0 हो गया. अब जैसे ये इधर को जाएगा तुरंत ये इधर को v स्पीड से मान लो जाता है, कैपिटल v स्पीड से. अब अगर ये v स्पीड से विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गया है और ये u स्पीड से विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक चल रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितनी स्पीड से चलेगा? चिंटू की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, प्लैंक के रिस्पेक्ट में ये u स्पीड से आगे जा रहा है,
और प्लैंक ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v स्पीड से पीछे जा रहा है, तो नेट ये कितना आगे जा पाएगा चिंटू की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, u माइनस वी। समझो ना, अगर ये आगे को 10 मीटर पर सेकेंड से प्लैंक पे वो चलता है और प्लैंक 2 मीटर पर सेकेंड से पीछे जा रहा है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये 8 मीटर पर सेकेंड ही आगे जा पाएगा। चमक रहा है सबको क्या बोल रहा हूं? u ध्यान रखना, u विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक गिवन है ना, u विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक है। देखो अगर आप u को बड़ा मानते हो, सलोनी यहां ध्यान से सुनो, अगर आप u को बड़ा मानते हो तो u माइनस वी आएगा और नेट स्पीड इधर को आएगी u माइनस वी। अगर आप v को बड़ा मानते हो तो v माइनस यू आएगा, लेकिन वो फिर इधर को आएगा, जो बड़ा होगा उसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे और बड़े वाले में डायरेक्शन लोगे, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कोई भी एक ले लो, दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई भी एक ले लो, या तो u बड़ा ले लो या v बड़ा ले लो। हाँ यहाँ तो ऑब्वियस है कि u ही बड़ा होगा, यहाँ तो ऑब्वियस है u बड़ा हो रहा होगा, तो u माइनस वी करके हम ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ पे हम देखो क्या लिख सकते हैं, m इंटू, इसको इधर जा रहा है ना तो प्लस u लिखेंगे, ये m और ये सॉरी प्लस u नहीं, u माइनस वी। यहाँ पे सब v1 v2 विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना, तो इससे आ जाएगा mu ओवर m प्लस m इंटू वी। तो v आ गया mu ओवर m प्लस m। बात समझ आई मैंने क्या क्या किया? जैसे ही चिंटू चलेगा उसी इंस्टेंट पर इसको भी चलना पड़ेगा प्लैंक को, नहीं तो VCM जीरो नहीं हो पाएगा ना। जैसे ही V1 आएगा तुरंत V2 आएगा, तभी दोनों का सम जीरो हो पाएगा। तो हमने माना कि ये जब चलेगा तो ये पीछे को v स्पीड से जाएगा, और ये u विथ रिस्पेक्ट टू प्लैंक गिवन है, तो हमने इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्पीड लिख दी। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। अब V1 पता है, V2 पता है ना, सबको इसमें डाल दिया साइन के साथ। हाँ अनम्यूट करो सर। सर आपने VCM स्टार्ट में 0 लिया हाँ क्योंकि वो पहले से रेस्ट में था, लेकिन क्वेश्चन में तो ऐसे चिंटू स्टार्ट्स वॉकिंग, तो स्टार्ट में u है ना उसकी वेलोसिटी। नहीं 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 नहीं, ऐसे शुरू में रेस्ट पे था फिर स्टार्ट वॉकिंग, ऐसा है क्वेश्चन, मैंने पूरा लिखा नहीं है। अच्छा शुरू में चिंटू रेस्ट पे है और फिर वो स्टार्ट कर रहा है वॉक करना। स्टार्ट लिख दिया तो मतलब क्लियर ही है ना कि रेस्ट से शुरू हो रहा होगा। ओके सर। अब देखो इसी चीज को पूछने का एक और भी तरीका है कि हम लोग एक अपनी BMW कार ले आए, उसके छत पे चिंटू को चढ़ा दें और ये सब लोग स्मूथ सरफेस पे सब कुछ हो रहा है। अब अगर ये चिंटू यहां से जंप कर जाए विथ स्पीड u विथ रिस्पेक्ट टू कार, तो कार कितनी स्पीड से पीछे जाएगी? शुरू में चिंटू कार पे खड़ा है, फिर वो अचानक से जंप कर जाता है, तो जब वो जंप करेगा तो ये कितनी स्पीड से पीछे जाएगा ये निकालना है। चिंटू का मास स्मॉल m, कार का मास कैपिटल M ना, और ये u हाँ सेम आएगा, सब कुछ सेम है, बस पूछने का तरीका चेंज हुआ है ना। मैंने बोला ना कि इसी क्वेश्चन को पूछने का तरीका ऐसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखो जैसे चिंटू अभी शुरू पे कार पे खड़ा है तो सब कुछ रेस्ट पे है ना, कार भी रेस्ट पे है, चिंटू भी रेस्ट पे है शुरू में, ये गिवन है ना, सब कुछ शुरू में रेस्ट पे है। अब जैसे ही चिंटू में स्पीड आएगी तुरंत कार में भी स्पीड आएगी ना, क्योंकि VCM जीरो है।
अगर V1 आएगा तो तुरंत V2 आएगा ना, तभी ना दोनों का सम मिलके 0 हो पाएगा। ये बात सबको समझ आ रही है? यहाँ पे भी VCM 0 है, VCM 0 है तो M1 V1 प्लस M2 V2 बराबर 0। तो जैसे ही चिंटू जंप करेगा, जैसे उसमें स्पीड आई, उसी इंस्टेंट पे कार में भी स्पीड आ जाएगी। तो ये जो U है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं है, ये विथ रिस्पेक्ट टू कार है। तो अगर ये पीछे को V स्पीड से गया तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये आगे को कितनी स्पीड से जाएगा? U माइनस V से चिंटू। ये चमका सबको? जैसे ही चिंटू जंप करने को जाएगा, जैसे उसमें स्पीड आएगी कार में भी स्पीड आ गई। तो चिंटू की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड U माइनस V होगा ना कि U। ना इसको हम फर्स्ट पार्टिकल लेते हैं, इसको सेकेंड पार्टिकल, यहाँ वैल्यू डाल दो M1 मतलब स्मॉल m और उसकी वैल्यू U माइनस V, कैपिटल M M2 मतलब और उसकी वैल्यू माइनस V। तो इससे सॉल्व करेंगे तो V की वैल्यू आ जाएगी MU ओवर M प्लस M। ना यहाँ पे देखो सब लोग ये ध्यान रखना कि जैसे V1 आएगा उसी टाइम पे V2 आता है ना, बाद में नहीं आएगा, क्योंकि उसी इंस्टेंट पे आएगा तभी दोनों का सम मिल करके टोटल मोमेंटम 0 हो पाएगा। एक प्लस में होगा तो दूसरा माइनस में होगा। हाँ, नो डिले, सेम इंस्टेंट पे होगा ये सब। नोट हो जाए तो हाँ, अगर क्वेश्चन में लिख देता है कि वो जंप कर रहा है विथ स्पीड u विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो फिर हम डायरेक्ट यहाँ u यूज कर देते हैं। अगर यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू कार की जगह ग्राउंड लिखा होता तो बस पूरा u लिख देते हैं यहाँ पर। नहीं ना भाव, ये श्रेयस अगर तू मानेगा कि v बाद में आया तो मतलब शुरू में कार रेस्ट में थी, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू कार स्पीड जो है वही विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी हो जाएगी ना। अगर कार में स्पीड बाद में आ रही है तो शुरू में जो विथ रिस्पेक्ट टू यू कार है वही विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड भी हो जाएगा, तुरंत स्पीड लानी रहेगी ना। ये सारे प्रॉब्लम अच्छे से लिख लो और एक बार खुद से सोच सोच के सॉल्व करना ना, बिना देखे। जब एक बार खुद से सॉल्व हो जाए तभी मानना कि आपको आया हुआ है। जब ना आए तो देखो, जिस बार देखा है उसको नहीं मानना है कि आपने सॉल्व किया, फिर से एक बार बिना देखे पूरा सॉल्व करो। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना है। अभी तो चिंटू क्या था, कार खड़ी थी तब जंप किया तो बच गया ये। अब कार चल रही हो, कार चलती हुई कार से जंप कराना है। अब अगली बार चिंटू को चलती हुई कार से जंप कराना है और फिर देखना है क्या होता है चिंटू का। हाँ भावेश, ये सब अच्छी प्रॉब्लम है। दिक्कतें तो यार सबकी जिंदगी में हैं, तो चिंटू भी अपनी दिक्कतें झेल रहा है। अब अगली बार हम लोग क्या करेंगे, कार को चला देंगे विथ स्पीड सपोज u स्पीड से ये कार इधर को जा रही है, u नहीं लिखता हूँ, v नॉट लिख देता हूँ। v नॉट से चिंटू प्लस कार ग्राउंड पे ऐसे आगे को जा रही है ना, सब कुछ स्मूथ सरफेस है।
फिर ये चिंटू अब इधर को जंप कर जाता है विथ स्पीड u विथ रिस्पेक्ट टू कार। तो अब कार की क्या स्पीड होगी हमें ये बताना रहेगा ना। ये स्मूथ है, हाँ ये जो v नॉट है ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ना। अगर मैंने कुछ नहीं मेंशन किया किसके रिस्पेक्ट में, मतलब वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में होगा। हाँ रजत वेरी गुड। इस बार VCM 0 नहीं होगा, इस बार शुरू से ही दोनों चल रहे हैं ना, दोनों चल रहे हैं सेम स्पीड से, तो VCM भी वही V नॉट आएगा ना। M1 V1 प्लस M2 V2 में डालोगे तो V1 V2 सब V नॉट है, तो VCM भी V नॉट आएगा ना। यही चेंज हुआ है यहाँ पे ना, इस बार VCM 0 नहीं है। अब आज तो टाइम हो गया है, ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से सोच लेना। जितना आज कराया ये आप रिवाइज करो, नेक्स्ट क्लास में और पढ़ाने के बाद फिर होमवर्क दूंगा ना। थोड़ा और अभी पढ़ाना पड़ेगा फिर होमवर्क दे पाऊंगा। बस आप रिवीजन वगैरह अच्छे से कर लेना सारे क्वेश्चन ना। ये सब जो पार्ट चल रहा है यही वाला थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। टेस्ट में अपना टॉपिक अभी तो वर्क पावर एनर्जी डिसाइड हुआ था ना, या सेंटर ऑफ मास, मैं भूल गया टॉपिक यार। अभी वो नोटिस भी डलवाना है, नोटिस डालना रह गया। एक बार फिर से मुझे टॉपिक याद दिला दो। वर्क पावर एनर्जी और मैथ में PNC था और रेडॉक्स। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आज नोटिस भी डलवा देता हूँ। सलोनी अभी कर ट्राई अच्छे से, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ आदित्य शायद ये आता है, आदित्य का आंसर शायद सही है, शायद मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं ना, शायद बोल रहा हूँ। ठीक है फिर क्लोज कर रहा हूँ ना, आगे अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं। बाय एवरीवन, बाय।